नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान समारोह में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्वज हर नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करता है। आज यहाँ पर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और निश्चित रूप से हमारा खटीमा सभी हमारे आज के अवसर और हमारे जिस क्षेत्र इस क्षेत्र के आसपास के सभी और ये हमारे वीरांगना के बच्चे उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है और आगे भी इसको बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा राज्य उत्तराखंड देवभूमि से साथ बड़ी संख्या में और हर देश का 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से अपनी सेवाएं देश को देता है। सम्मान होना चाहिए हमारे नेतृत्व में पिछले 10 सालों में लगातार सैनिकों के हितों में अनेक निर्णय लिए गए हैं। सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई और उसी का अनुभव। खबर रुड़की से है, जहां प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ई पास मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने 4 अंत्योदय और सफेद कार्ड धारकों को ई पास मशीन से राशन वितरित किया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। क्योंकि अपने आप में सक्षम है, जिसके पास में गुलाबी सफेद सक्षम होने के बाद में भी गुलाबी और सफेद कार्ड रखे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की शिकायत की जाने पर चाहे वो 1967 नंबर पर करे, चाहे वो जिला कार्यालय में करे, डीएसओ कार्यालय में करे, तो विभाग के किसी संबंधित को सूचित करे। बाकी 1967 ऐसा नंबर है जहाँ पर वो शिकायत करेंगे, शिकायतकर्ता का नाम नहीं रखा जाएगा और संबंधित व्यक्ति जो सक्षम है, जिसके पास में कार्ड नहीं होना चाहिए और वो एक जरूरतमंद का कार्ड रखे हुए, तो संबंधित के विरुद्ध जांच कार्रवाई करेंगे, उस कार्ड को निरस्त भी करेंगे और एक जो पात्र व्यक्ति होगा उस कार्ड को। मैडम, आपने पहले एक बार आदेश दिए थे इसके सत्यापन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर रुक गया मामला। समय समय पे सत्यापन होता रहता है, समय समय पर जो है जिला प्रशासन भी इसका काम करता है, जिलाधिकारी बहुउद्देशीय क्षेत्रों में ये विषय भी आता है और जब कभी भी इस प्रकार का नाम प्रकाश में, अपात्र व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है तो हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं और जो व्यक्ति पात्र होता है उसको हम अपनी मांगों को लेकर डीएलएड प्रशिक्षु सैकड़ों की संख्या में राजधानी देहरादून की सड़कों पर नजर आए, जहां वे बिंदाल पुल चक्राता रोड से इकट्ठा होकर यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास की ओर निकले। लेकिन आवास से पहले ही भारी पुलिस बल की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया, जिसके चलते वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मेन अभी मुद्दा था और जो हमारी मांग थी वो थी द्वितीय चरण की भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जिस प्रकार से मंत्री जी ने हमें विगत कई समय से आश्वासन दिया है कि हम दूसरे चरण की भर्ती शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उसी मांग को लेकर यहाँ पे आए थे। परंतु अभी तक 2 घंटे से अधिक हो चुका है और हमसे कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर बात करने नहीं आया है और हम लोगों की अभी ये मांग है कि या तो हमसे जो हमारे शिक्षा निदेशालय में जो हमारे निदेशक साहब हैं या शिक्षा सचिव जी हैं या मंत्री जी हैं, इनमें से कोई ना कोई हमसे मिलना है और हमारी जो मांगे हैं उनको अपने संज्ञान में ले। सर, हमारी प्रमुख मांग एक ही है कि जो मंत्री जी ने हमसे वादा किया था दिसंबर में कि हम द्वितीय चरण की भर्ती लेके आ रहे हैं, वो आज 4 महीने के बाद भी वो द्वितीय चरण की भर्ती नहीं आई है। उनका पहले ये कहना था कि कोर्ट में भर्ती है, लेकिन आज वो क्लीन चिट मिल चुकी है। हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो आप आश्वासन हमें दे रहे हो कि 1.5 महीने के अंदर भर्ती आएगी, आपके अधिकारी भी वो आश्वासन अगर हमें लिखित रूप से दे दें कि 1.5 महीने के अंदर ये भर्ती आ जाती है, तो हम अपना धरना स्थगित कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई भी आश्वासन ना अधिकारियों की तरफ से इस प्रकार का मिल रहा है और वो आश्वासन जो मंत्री जी हमें दे रहे हैं 1.5 महीने का, वो अधिकारियों की तरफ से 3 महीने से लेकर 3 साल तक का है। तो हमारी आज प्रमुख मांग यही है कि द्वितीय चरण की भर्ती 1-1.5 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी जारी की जाए।
प्रदेश अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगा। दरअसल प्रशासन की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं, तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफ़ी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें दी की हैं। और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफ़ी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर केदारनाथ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने पर पंडा पुरोहितों ने इसका विरोध किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर बूथ स्तर पर पार्टी के झंडे लगाने का निर्देश दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के समारोह को गांव-गांव जाकर मनाने की घोषणा की थी। कहा गया था कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे, भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव तो गए नहीं, उल्टा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता केदारनाथ धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने नारेबाजी करने का काम किया, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध जाकर के काम करने का काम किया। तीर्थ पुरोहित उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं और अभी जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो विधि विधान से खुलेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था बाबा केदारनाथ से जुड़ी है और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मान्यताओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कैसे सनातन के जो है पैरोकार हैं, जनता देख और समझ रही है। जनता इनको माफ नहीं करने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था से ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और बंद कपाट में भी ये बाबा केदार की शांति में खलल डालने का काम कर रहे हैं, ये जघन्य कृत्य इन्होंने किया है। और इसके लिए सनातन प्रेमी और हमारे जो तीर्थ पुरोहित समाज है वो इनको माफ करने वाला नहीं है। इसका दंड भाजपा और भाजपा के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा विषय कोई है नहीं, लेकिन क्यों विरोध हुआ, ये किस कारण हुआ, इसकी जानकारी लेकर आपके सामने तथ्य रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि जब कपाट बंद हैं तो ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पर स्थापना दिवस का झंडा लेकर नहीं पहुंचना चाहिए था? ये अब देखना पड़ेगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल स्थापना दिवस के दिन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को झंडा लगाने का, मोहल्ले में गलियों में लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया था। अब चूँकि यह भी एक सही बात है कि केदारनाथ में धाम के अभी कपाट नहीं खुले हैं, कौन उत्साही युवक गए, किस कारण से गए, ये सब बातें जब ध्यान में आएंगी तो देखेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस और भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आगे भी कांग्रेस का हाल बुरा होने वाला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो खुद अपनी जड़ों में मट्ठा डालने वाली पार्टी है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रीतम सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते, प्रीतम सिंह जी उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। और पिथौरागढ़ के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार से लड़ाई हुई है वो पूरे प्रदेश ने देखा है। तो जिनके जड़ में खुद के लोग मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, वो पार्टी क्या किसी के लिए मट्ठा डाल पाएगी? वो पहले अपना मट्ठा हटाएं। और कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आज तक 3 साल लगभग उनको होने को हैं, आज तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी जड़ में मट्ठा डालने का काम उन्हीं के कांग्रेस के नेता लोग करते आए हैं, करते रहेंगे।
प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे, जिस पर धर्मपुर विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई है ताकि किसी भी तरह की फर्जी बुकिंग ना हो सके। नहीं, देखिए, सरकार संभवतः इसका स्वतः संज्ञान लेगी क्योंकि विषय चर्चा में आ रहा है और इसमें सीधा सीधा हेली सेवाओं से संपर्क करके अधिकृत रूप से उन्होंने कितने टिकट बेचे लीगली, एक दूसरा डाटा मंगाया जा सकता है और उसको डाटा मैच करा के अगर उसके इतर कोई टिकट बिके हैं, कोई धोखाधड़ी हुई है तो विजिलेंस के माध्यम से उस पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये सब ऑनलाइन ही हुआ होगा, तो कार्रवाई हो जाएगी। अगर कुछ लोग उसमें अगर पकड़े जाते हैं ऐसा करने वाले और वो चीजें हाईलाइट होती है तो आगे चल के इस पर रोक लग सकते हैं, लेकिन ये अभी प्रारंभ है। अगर अभी कार्रवाई हो जाए, इस पर सख्ती हो जाए तो आगे के लिए व्यवस्थाएं ठीक बन जाएंगी। देहरादून में बड़े ही धूमधाम के साथ 21 अप्रैल को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें नए छात्रों का भव्य तरीके के साथ स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों की संख्या को बढ़ाना है। देखिए, जैसे कि हर वर्ष जो है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सभी विद्यालयों में मनाया जाता है, तो इसी तरह से इस साल भी हम 21 अप्रैल को जो है ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रदेश के सभी जो 95 ब्लॉक्स हैं उसमें आने वाले सभी विद्यालयों में मना रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारे छात्र संख्या को बढ़ाना है और साथ में जो छात्र जो है नए प्रवेश लेते हैं उनके साथ में एक उत्सव मनाना है। इस कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसमें हमने अपने सभी विभागीय अधिकारियों को, टीचर्स को निर्देशित कर दिया है इसकी तैयारियों के लिए और साथ में हमने अपने विभाग के सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है एक एक स्कूल में जाएंगे और उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यही नहीं, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, जो हमारे सचिव महोदय हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो किसी विद्यालय में जाएं और वहाँ जाके जो हमारे नए एडमिशन्स हुए हैं छात्रों के, उन छात्रों को संबोधित करें और उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाएं। हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां जेल में बंद 15 कैदियों के HIV पॉजिटिव मिले हैं। कैदियों के HIV पॉजिटिव मिलने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं HIV पॉजिटिव कैदियों को जेल प्रशासन ने अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया है। वहीं गाइडलाइन के तहत HIV पॉजिटिव कैदियों का इलाज किया जा रहा है। जो भी इनमेट्स जो है कारागार में आता है उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ HIV जांच भी होती है और अभी हमारे पास लगभग 15 इनमेट्स ऐसे हैं जिनमें HIV की पुष्टि हुई है। तो ये सब कैसे? उनको अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशन जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं HIV पॉजिटिव बंदियों के लिए उनका पालन किया जाता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर अतिक्रमण को 15 दिनों के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दो मसले थे, पहली बात तो कि अगर कोई बड़े लेवल पे प्लॉटिंग कर रहा है तो उसके अपने मानक होते हैं, उसमें कितनी सड़क होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट ये था कि क्या इसकी आड़ में कुछ सरकारी ज़मीन भी बिक गई है, क्या सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा ले लिया गया है। तो इन दोनों ही बातों को वहाँ पे दिखवाया गया था और इसमें जो SDM हल्द्वानी है उनसे मैंने कहा है कि एक डिटेल रिपोर्ट ये बनाएं और अगर इनके एंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे पाया जाता है तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको ये आगे करें और साथ ही साथ अगर यहाँ पे इलीगल प्लॉटिंग आ रही है तो इलीगल प्लॉटिंग के खिलाफ भी जो लीगल प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जाए। नहीं, इसमें अब जो भी अनियमितता है वो छोटे प्लॉट्स हैं चाहे बड़े प्लॉट्स हैं उसको दिखवाया जाएगा और कहीं पे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से लैंड फ्रॉड की श्रेणी में है या फिर लैंड के जो हमारे रेगुलेशन के जो प्रोविजंस हैं उसका वायलेशन है तो वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो रूरल एरिया है जहाँ पर प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं पड़ता वहाँ रेरा को इसमें जुरिस्डिक्शन है कार्रवाई करने का, तो इस तरह के मैटर्स को हम आइडेंटिफाई कराकर रेरा को रेफर करते हैं।
हमने ये मैटर भी रेरा को रेफ़र किया हुआ है। तो आगे जो नोटिस इत्यादि जारी करने की कार्रवाई होगी वो उनके माध्यम से करी जाएगी। भविष्य में किसी प्रकार के अवैध निर्माण ना हो उसके लिए वहाँ रोक लगाई गई है और भविष्य में इस तरह की कोई प्लॉटिंग फिर से अवैध ना करी जाए उसके लिए भी वहाँ पर रोक लगाई गई है। साथ में सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण पाया गया था उसमें भी नोटिस जारी करा गया है और उसको सील करा गया है, उसको भी जल्दी ही हटा दिया जाए। खबर देहरादून से है, जहां एक बस और लोडर वाहन की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चा समेत 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, सिंगलीवाला रोड पर एक बस पलटने का हादसा हुआ था जिसमें दो लोग की मृत्यु हुई है। जो दोनों जो है, एक बच्चा था जो स्कूल से उस बस में बैठा हुआ था, साथ ही साथ एक युवा भी जो लोकल उस पर ट्रेवल कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है। 15 लोग टोटल लाए गए थे हॉस्पिटल, जिसमें 2 की डेथ हुई थी। बाकी लोग की माइनर और कुछ इंजरीज हैं जो डॉक्टर द्वारा अटेंड कर ली गई है। इसमें सभी खतरे से बाहर है। बाकी किन परिस्थितियों में बस ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे पलटी, इसका भी टेक्निकल मुआयना के लिए टीम पहुंच चुकी है। प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी ओवर स्पीड थी और कहीं ना कहीं सामने एक गाड़ी लोडर जो बता रहे आने के कारण उससे टकराई और नियंत्रण खोने के बाद वो खेत में पलट गई। तो अभी तक जो टेक्निकल टीम है उसमें और निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 15 लोग टोटल इसमें इंजर्ड हुए थे, उसमें 2 की डेथ हुई है। बाकी 13 लोग इसमें अभी खतरे से बाहर है, जिनका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में राहगीरों पर स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में आए दिन कुत्तों के काटने और हमला करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसका कारण बड़े पैमाने पर उन्हें खुला छोड़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कुत्तों की नसबंदी को भी इस दौरान एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों के बीच आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ गया है। अभी हम पिछले 5-6 सालों से निराश्रित डॉग्स और गौवंशों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि जो सड़क पर निराश्रित डॉग्स हैं, इनका एबीसी सेंटर में ले जाके नसबंदी की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद से इनमें काफ़ी अग्रेशन देखने को मिला है और ये गलियों में और शहर के नुक्कड़ों पर ऐसी दुर्घटनाएं बहुत सामने आई कि डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, वाहनों के पीछे, और सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण भी ये घटनाएं हो सकती हैं। गाड़ी जाती है डॉग्स को कैच करने के लिए। जब डॉग्स को कैच करा जाता है तो उनको पर एक नाइट के लिए फास्टिंग पे रखा जाता है। 8 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है। सुबह उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद उनकी सर्जरी स्टार्ट होती है। सर्जरी स्टार्ट होने के बाद ऑपरेशन होने के बाद 4 दिन के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। अगर हमें फील होता है कि जो डॉग है वो हील हो चुका है, उसके वुंड्स हील हो चुके हैं, तो उसको फील्ड में वापस छोड़ दिया जाता है जिस जगह से उसे उठाया गया है। बताया कि एक चीज़ होती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक होता है फैक्ट। फैक्ट ये कहता है कि जिन भी डॉग्स का कैस्ट्रेशन होता है उनमें से 50 to 60% डॉग्स जो होते हैं उनमें एग्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन है वो कम हो जाती है। जल संस्थान ने जनता की सुविधाओं और पानी की समस्या को लेकर नई पहल की है, जिसके तहत जल संस्थानों ने पानी के टैंकर्स को जीपीएस सिस्टम से लैस किया है। अब अधिकारी दफ्तर में बैठे बैठे सभी टैंकरों की सही लोकेशन जान सकेंगे। इस सिस्टम से टैंकरों से हो रही पानी की बर्बादी और टैंकरों के सही स्थान पर पहुंचने या ना पहुंचने की शिकायतों का समाधान होने की उम्मीद है। जीपीएस इसलिए लगाया गया है कि जीपीएस से हमें यहाँ की सारी लोकेशन रहती है कि कौन सी गाड़ी, कौन सा ट्रैक्टर कहाँ बांट रहा है और किस उसमें गया हुआ है और कहाँ से लौट के आ रहा है और किस स्थान पर पहुँचा है। दूसरा, जाने के लिए हमारा ये दमोह, पंचक्की, विकास नगर, राम मंदिर और नारायण नगर, कटघरिया, भगवानपुर, हिम्मतपुर, तल्ला मल्ला सब में जो है ये जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है वहाँ हमारे टैंकर जाते हैं पानी बांटने। आपको लगता है ठीक है ये? हाँ, जीपीआरएस ठीक ही है। उससे तो लोकेशन और वो मिलती है, कोई उसमें वो नहीं है कि इनको अपनी ये नहीं रहता है कि कहाँ पर हैं क्या हैं। उन देख के उन्हें पता लगता है कि हमारा गाड़ी यहाँ बांट रही है या हमारा टैंकर यहाँ बांट रहा है। हमारे 10 विभागीय टैंकर हैं जो मुख्यालय से हमें आदेश प्राप्त हुए थे कि सब में जीपीएस लगाया जाए, तो उसके अनुपालन में हमने सब टैंकरों में जीपीएस लगा दिया है। और इसकी डेली मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे टैंकर इंचार्ज में हमने एसडीओ को नामित किया गया है, जो इसकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जहां हमने कहा है कि टैंकर बांटने गया हुआ है उन पॉइंट्सों में जाके बांटा है, कितने किलोमीटर रन किया है उसने।
कैसे अपडेट मिलता है और सर पर डे कितना क्या कुछ कैसे इसको मॉनिटर इसका ऑनलाइन जैसे मोबाइल में आपके उसमें क्या कितना कहाँ रन कर रहा है, अभी कहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, कितने किलोमीटर उसने आज चला हुआ है, पूरा डाटा मोबाइल पे आ जाता है इसका। उत्तराखंड की सियासत में अनोखा नजारा देखने को मिला जब चौखुटिया में ऐतिहासिक चैत्राष्टमी मेले के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मंच से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल विधायक ने मंच पर सीएम को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार करते हुए घोषणाएं भी कर दी। वहीं सीएम की त्वरित कार्रवाई से प्रभावित होकर विधायक ने खुले मंच पर बीजेपी और मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। हालांकि इस पर कांग्रेस में नाराजगी दिखी और पार्टी प्रवक्ताओं ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन उत्तराखंड के सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चौखुटिया के ऐतिहासिक चैताष्टमी के मौके पर कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और धामी जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और नीति से लेकर माणा तक, गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। दरअसल कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा था, जिसे सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल पर ही तत्काल मान लिया और फौरन कार्रवाई से प्रभावित होकर विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मंच से ही नारेबाजी शुरू कर दी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और मुख्यमंत्री की तारीफ करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये वीडियो जो देखा हमने भी, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी ये बात बिल्कुल आएगी और उनसे मेरा ये निवेदन है कि इस पे जो है इसका संज्ञान लेकर के उचित जो कार्रवाई है सही फोरम पे करने का कार्य करें, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि हमें विपक्षियों से लड़ना है, हमें उनसे लड़ना है, उन देश विरोधी ताकतों से लड़ना है, ना कि उनकी तारीफ करनी है। और उन्होंने अभी ये बयान भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी में ही भाजपा के कई स्लीपर सेल मौजूद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।